हेरिटेज जीरो नामक एक गुप्त क्षेत्र में, जो कोहरे से भरा एक परित्यक्त गांव था, रात हो गई। लाल बालों वाली एक महिला जो तलवार के दिव्य राजा की महान शिष्या थी, जियाई गैंग की बड़ी बहन हांगयाओ जो अपने 7वें परिवर्तन में थी, ने एक चट्टान के ऊपर पैर रखा और एक गंभीर नजर से उसने महसूस किया कि यह जगह लोगों को परेशान करने के लिए पर्याप्त थी। उसने मान लिया कि 6 से कम परिवर्तनों के साथ जागृत लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। उसके सामने कई आत्माएं दिखाई दीं जिन्होंने उसकी उपस्थिति को देखा और पास आने लगीं। यह देखकर उसने एक छलांग लगाई, तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और गु कैशिन के प्रशिक्षु के बारे में जानकारी लेने का फैसला किया। आत्माओं के हिलने से ठीक पहले वह बहुत तेजी से चलने लगी और बिना ज्यादा प्रयास के उनके शरीर को आधा काट दिया। उसके सामने एक समाधि का पत्थर था, जो लिटिल नाइन की जहरीली धुंध के समान एक बुरी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसने कब्र के पत्थर का निरीक्षण करना शुरू किया और उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह स्रोत था। उसे नहीं पता था कि यह कब्र किस तरह की इकाई थी, क्योंकि यह लगभग 100 साल पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत थी। कब्र के पत्थर में कई दरारें थीं। उसने पास जाकर इस कब्र के बारे में कुछ जानकारी खोजने के लिए अवशेषों पर सूचना डेटाबेस का उपयोग करने का फैसला किया। जब उसकी आंखें चमक रही थीं और एक हाथ से उसने तलवार पकड़ी हुई थी, तो वह कब्र के पास उतरी और सिस्टम को दिव्य चेतना को सक्रिय करने का आदेश दिया। जानकारी के साथ कई सिस्टम विंडो उसके चारों ओर खुलने लगीं। उसने कब्र के पत्थर को घूरना शुरू कर दिया और स्पीड रीडिंग नामक कुल जागरूकता कौशल का उपयोग किया। कई सेकंड बाद सिस्टम ने पूरी तरह से जानकारी लोड की और एक कीट की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उस पल उसने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। वह फोटो के पास पहुंची, उसे देखने लगी और खुद को चौंकने और पसीना बहाने से रोक नहीं पाई, क्योंकि यह कीट नौ मियास्मा विंग्स नामक माँ कीट का था, जो एक प्राचीन राक्षस था, एक अजीब प्रजाति जो अत्यंत अंधेरे जियायु क्षेत्र में पैदा हुई थी, जिसने एक बार एक बड़ी तबाही मचाई थी जो लगभग 4वीं शताब्दी में दुनिया के अंत की ओर ले गई थी। सौभाग्य से अब यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। इस कीट का पूरा शरीर शुद्ध काले बैंगनी रंग का था, जिसकी पीठ पर 9 पंख थे। इसमें एक मजबूत जहर था जो जहरीली धुंध में बदल सकता था। इसकी विषाक्तता आध्यात्मिक शून्यता सहित दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकती थी। जब कब्र का पत्थर एक शक्तिशाली बुरी ऊर्जा से घिरा हुआ था, तो चंद्रमा बाहर आया और उसने सोचा कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि जियांग के पास एक छिपी हुई आपदा थी। उसने जल्द से जल्द मास्टर को इसके बारे में बताने का फैसला किया। उसी समय तियानजियाओ शिविर में जानवर ने अपना मुंह खोला और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका शरीर जमीन पर गिर गया और कीड़े उसे खाने लगे। जियांग जो कमर पर हाथ रखे उसके बगल में खड़ा था, उसने जानवर को देखना शुरू किया। कीड़ों ने कुल 4 जानवरों को खा लिया था। उनके खाने का मूल्य काफी बढ़ गया था। अगर उसे प्रवेश शिविर मूल्यांकन में पहला स्थान मिला तो वह बहुत जल्द दूसरा परिवर्तन पूरा कर सकेगा। वह वापस मुड़ा जहां म्यू हांक्यू और लुओ सैंडाओ थे। उसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और उन्हें समझाया कि 10 नीले झंडे उसके लिए पहले स्थान पर बने रहने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। उसने उनमें से प्रत्येक को एक झंडा दिया ताकि कम से कम वे शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकें। म्यू हांक्यू और लुओ सैंडाओ ने झंडे लिए, अपनी आंखें बंद की और एक सुखद मुस्कान के साथ उन्होंने जियांग को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ किए इस दौर में क्वालिफाई कर लिया था। उसी समय शिविर के दूसरे हिस्से में बाई फेंग और टैन यिंग एक बांस के आकार के भयंकर जानवर को हराने में कामयाब रहे। अब उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। टैन यिंग जो जानवर की लाश के बगल में जमीन पर लेटी हुई थी,
अपने हाथ से अपना माथा पोंछने लगी और जब वह भारी सांस ले रही थी तो वह खुश होने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि आखिरकार वे जानवर को हराने में कामयाब हो गए थे। बगल में खड़े बाई फेंग ने महसूस किया कि शिविर के लिए प्रवेश मूल्यांकन समाप्त होने वाला था। उसने सोचा कि जियांग वुशुआंग निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएगा। उस समय एक स्पीकर बजने लगा क्योंकि शिविर के प्रवेश मूल्यांकन समाप्त हो गया था। जो लोग अगले दौर में आगे बढ़ गए थे वे चौक में इकट्ठा हो सकते थे और बाहर किए गए लोगों को अगले 3 मिनट के भीतर शिविर छोड़ना था और अपराधियों को मौत की सजा दी जाने वाली थी। जियांग ने आसमान की ओर देखना शुरू किया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ यह देखकर कि पहला दौर समाप्त हो गया था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि शिविर में छोड़े गए 10 भयंकर जानवर मारे गए थे, जबकि उसका शरीर छोटे नौ की जहरीली धुंध छोड़ रहा था। उसने सोचा कि जानवरों के बचे हुए हिस्से भी भोजन थे। उसने कीड़ों को बाहर निकालने का फैसला किया और उन्हें आदेश दिया कि वे अन्य भयंकर जानवरों की तलाश करें और जितना संभव हो सके लोगों से बचते हुए सब कुछ खा लें। उसी समय नर्सें शिविर में पहुंचीं और घायल प्रतिभागियों को ले जाने लगीं। स्ट्रेचर में से एक जियाओबाई हान था जिसने अपना एक हाथ खो दिया था और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। वह मरा नहीं था, वह होश में था और बहुत गुस्से में था। उसने आसमान की ओर देखना शुरू किया, अपने दांत भींचे और राहत महसूस की क्योंकि वह आखिरकार शिविर छोड़ने जा रहा था। उसने जियांग चेन को इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि जब वह घर लौटेगा तो वह देखेगा कि उसके दादा उसे कैसे सजा देंगे। जूते पहने हुए कोई व्यक्ति मंच पर आया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गु कैशेन था। उसने अपनी बाहें पार की और शांत भाव से उन सभी को आदेश दिया जो अगले परीक्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र में उसके साथ आए। यह सुनकर प्रतिभागियों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। गु कैशेन ने निषिद्ध क्षेत्र में अगला परीक्षण करने का उल्लेख नहीं किया था। चीन के 8 महान निषिद्ध क्षेत्र प्रत्येक प्राकृतिक खजाने वाला स्थान था, लेकिन वे बेहद खतरनाक स्थान भी थे। हालांकि कुछ लोग डरे हुए थे, लेकिन अन्य जानते थे कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके पास दिव्य तलवार का राजा है जो उनका मार्गदर्शन कर रहा है। कुछ लोगों ने सुना था कि निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इतने सारे लोग कैसे जाएंगे। जब वे बातचीत कर रहे थे, गु कैशिन ने तलवार का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे उसे खोलना शुरू कर दिया। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने उन्हें घूरना शुरू कर दिया, तलवार को निकाला और ब्लेड से उन पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि होंग्याओं के शोध के अनुसार जियांग चेन के पास निषिद्ध आपदा थी जिसे मियास्मा के 9 पंख कहा जाता है। उसने उन्हें देखना शुरू किया और दिव्य तलवार का उपयोग करने का फैसला किया। फिर उसने तलवार को तेजी से और सटीक रूप से घुमाना शुरू कर दिया। भोर लगभग उनके ऊपर थी और वह व्यक्ति जो आने वाला था जल्द ही आ जाएगा। उसने अपना घुटना जमीन पर रखा, नीचे झुका, तलवार को आसमान की ओर फेंका, अपना दूसरा हाथ अपने चेहरे के पास रखा और अपना सिर नीचे कर लिया। प्रतिभागियों ने आसमान की ओर देखना शुरू किया और यह सब देखा। वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि क्या हो रहा है। उस समय जमीन हिलने लगी और कुछ सेकंड बाद यह टूटने लगी। जिस क्षेत्र में वे थे वह जमीन से अलग हो गई और उड़ने लगी। गु कैक्सिन ने पहले से तैयारी करने का फैसला किया क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह समय के अंतर को दूर कर सकता था। जब चट्टानें उसके चारों ओर तैर रही थीं और उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, तो उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और इंपीरियल स्वॉर्ड फ्लाइट नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। ऐसा करने पर उसकी तलवार जमीन से बाहर आ गई और जब वह नारंगी आभा से घिरी हुई थी,
तो उसने जियांग नदी के दक्षिण में ड्रीम लेक के निषिद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया। धीरे धीरे जमीन पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। वे यह देखकर चकित थे कि यह दक्षिया के पहले राजा की ताकत थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह तंजियाओं के पूरे शिविर को हिला सकता है। यह ऐसा कुछ था जो इस दुनिया में केवल पूर्ववर्ती वांग तांडाओ ही कर सकते थे। जियांग ने लुओ सैंडाओ और म्यू हाक्यू की ओर रुख किया और उनसे पूछा कि उन्हें ड्रीम लेक के निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कितना पता है। दोनों ने उसे अनिश्चित निगाह से देखना शुरू कर दिया। लुओ सैंडाओ को यकीन नहीं था और म्यू हाक्यू को याद आया कि उसके दादा ने एक बार इसका उल्लेख किया था। ड्रीम लेक का खतरा स्तर बहुत अधिक था और भले ही यह चीन में सबसे कम खतरनाक निषिद्ध क्षेत्र था, लेकिन इसकी कठिनाई छिपे हुए खतरे में नहीं थी, बल्कि समय और स्थान की विकृति में थी। इस क्षेत्र के अलावा अनगिनत आयामी टुकड़े थे, एक दूसरे से जुड़े पोर्टल। इन आयामी टुकड़ों के भीतर का स्थान ब्लू प्लैनेट से भी बड़ा था। ये टुकड़े लगातार घूम रहे थे, इसलिए खो जाना और बाहर न आना बहुत आसान था। जियांग म्यू हाक्यू के पास गया और उसे शांत निगाह से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि ड्रीम लेक के भीतर का स्थान अव्यवस्थित था। उसने उससे पूछा कि क्या स्थान समय को भी प्रभावित करता है। गंभीर नजर से उसने उसे बताया कि इन जगहों के अंदर का समय भी बाहर से बिल्कुल अलग था। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल पहले एक साधारण कार्यकर्ता ने सब कुछ जोखिम में डालने की मानसिकता के साथ ड्रीम लेक में प्रवेश किया था। उसे 7 परिवर्तन राजा बनने के लिए केवल 2 घंटे की जरूरत थी, लेकिन जैसा कि उसने खुद कहा था, वास्तव में 200 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। म्यू हंक्यू के दादा ने भी इस जगह की खोज की थी। प्रवेश करने के बाद वह 3 दिनों तक खो गया था, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया में 3 साल से अधिक समय बीत चुका था। जियांग कुछ हैरान था और जब उसके गाल से पसीने की एक बूंद गिर रही थी, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ड्रीम लेक में जीतने या हारने की संभावना यादृच्छिक थी। लुओ सैंडाओ ने उसकी ओर देखना शुरू किया और उसने उससे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर बूढ़ा आदमी वांग तांडाओ उन्हें अंदर ले जाने की हिम्मत करता है, वे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह पहले से ही एक सुरक्षित मार्ग जानता है। जियांग मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि वह चाहता है कि यह वैसा ही हो जैसा वह कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि ड्रीम लेक भले ही एक खतरनाक जगह थी, लेकिन यह एक अच्छी जगह भी थी। किसी अजीब कारण से उसे लगा कि गु कैक्सिन उसके कारण ऐसा कर रहा था। जबकि आकाश तारों से भरा था, गु कैक्सिन ने अपनी बाहें पार कर ली। अब जबकि हांग याओ को 9 पंखों की आपदा मिल गई थी, यह ऐसा था। झाओझेंग गो जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा और फिर यह रहस्य छिपाया नहीं जा सकेगा। उसे उम्मीद थी कि ड्रीम लेक में सहयोगियों की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगले दिन कई लोग उस क्षेत्र में पहुंचे जहां तंजियाओ शिविर हुआ करता था, लेकिन अब जो कुछ बचा था वह जमीन में एक बड़ा छेद था। वे एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए और क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि स्वर्गीय तलवार के राजा ने तंजियाओं के सभी शिविरों को छीन लिया था, जिसे उनके दक्षिणी युद्ध क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के सर्वश्रेष्ठ शिविर के रूप में माना जाता है। उन्हें लगा कि उसने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया होगा। उन्हें नहीं पता था कि कमांडर डुआन अभी तक क्यों नहीं आया था। उस समय कोई कूद पड़ा। कमांडर डुआन, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखी थीं, जल्दी से उनकी ओर बढ़ने लगा और उसने सोचा कि गु कैक्सिन एक बूढ़ा मूर्ख था। उसे नहीं पता था कि वह उससे अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए कह रहा था या नहीं। 2 मिनट पहले गु कैक्सिन ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें डुआन को समझाया गया था कि स्थिति बहुत जरूरी थी। इसलिए इस कारण से वह छोटे बच्चों को परीक्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र में ले जा रहा था।
उसने उसे हमेशा की तरह जारी रखने के लिए कहा क्योंकि वह सभी परिणामों को संभालने जा रहा था। डुआन उनके पास गया और उनमें से एक ने दूसरों को बताया कि कमांडर आ गया है। डुआन, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखी थीं, शांत रहा और उसने सोचा कि गु कैक्सिन बहुत लापरवाह था। अब उसने उसे बहुत कुछ छोड़ दिया था। लोग घबरा गए और उनमें से एक ने बताया कि वे देर से आए थे। उसे डर था कि वे अब उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे आदमी ने खुलासा किया कि उसका बेटा अभी भी वहां है। अगर उसे कुछ हुआ तो उसे नहीं पता कि वह क्या करने जा रहा था। डुआन उनके पास जाने लगा, जमीन की ओर देखने लगा और चुप हो गया। वह उनके बीच से गुजरा, अपना हाथ पीछे बढ़ाया और उन्हें शोर मचाना बंद करने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि गु कैक्सिन ने कहा था कि वे चयन परीक्षा के लिए जा रहे हैं और उसी दिन वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर दोनों आदमी चौंक गए। डुआन ने अपनी आंखें खोलीं और पसीना आने लगा। उलझन भरी नजर से उसने सोचना शुरू किया कि क्या उस अजय भ्रूण के लिए निषिद्ध क्षेत्र में भागना वाकई जरूरी था। उसे नहीं पता था कि वह छिपने की कोशिश कर रहा था या किसी चीज से भागने की। उसे याद आने लगा कि गु कैक्सिन ने उससे क्या कहा था और उसका चेहरा बदल गया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।